नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। दंगाइयों से वसूली आसान। यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और हंगामेदार सत्र में सरकार की तरफ से कई विधेयक पेश किए गए, लेकिन एक विधेयक जो सबसे अहम है, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली से संबंधित है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले अध्यादेश भी जारी किया था और इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 से संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया गया है। पिछले दिनों सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और उस हिंसा में शामिल लोग सबसे पहले इसकी चपेट में आए थे। वसूली के लिए सरकार ने आरोपी दंगाइयों के फोटोग्राफ भी सार्वजनिक रूप से लगवाए थे। हड़ताल, बंद, दंगों से संबंधित लोग अशांति और प्रतिवादों के दौरान लोक और निजी संपत्ति को नुकसान जो पहुंचाते हैं उसकी वसूली करने और जुर्माना लगाने की व्यवस्था इस विधेयक में दी गई है। संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकार तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं और इस नियमावली में यह भी दावा अधिकरण का गठन, दावा याचिका, दावों की सुनवाई, प्रतिकर की धनराशि तय करने के नियम और अधिकरण द्वारा तय की गई क्षतियों की नुकसान की धनराशि की वसूली का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये एक नियम, एक कानून बनाने के लिए ये विधेयक पेश कर दिया गया है। अब ये कानून बन जाएगा जो पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा, जब पूरे देश भर में नागरिकता कानून का जब विरोध किया जा रहा था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया था। लोगों को फिजिकली टॉर्चर किया और उसके बना नहीं दे रहे। हाँ जी जी, वो भी सब तोड़ दिए सब पूरे। से ये दंगा किया गया था नागरिकता कानून के विरोध में और काफी नुकसान सरकार का हुआ था, सरकारी नुकसान हुआ था, निजी संपत्ति का भी नुकसान हुआ था, पत्रकारों पर भी हमले किए गए थे। तो उसी को देखते हुए यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया था कि जिन्होंने दंगा किया है, उपद्रव मचाया है, नुकसान किया है, उनसे ही भरपाई की जाएगी और कुर्की की भी गई। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विधेयक पेश किया गया है, इसके क्या कुछ फायदे देखने को मिलेंगे? देखिए, सीधे तौर पे किस तरीके से एए और एनआरसी के विरोध हो रहा था, हमने देखा कि प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान किया गया, कई दुकानें जलाई गई, वाहन जलाए गए, पूरे देश में तोड़फोड़ हुई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये दंगे का रूप ले चुका था और दंगे भड़के थे, जहां पर आगजनी हुई, कई लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए। लेकिन जो आगजनी हुई उसमें प्राइवेट संपत्तियों का, यानी कि लोगों को गाड़ियों का नुकसान हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का, कई सरकारी बसें फूंक दी गई थी, कई ऐसे सरकारी ऑफिस थे जिनमें आग लगाई गई थी। अब एक विधेयक पास किया गया है सीधे तौर पे कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी थी, क्योंकि जो जिन दंगाइयों की भी पहचान हुई थी उनके पोस्टर लगाए गए थे और सीधे तौर पे उनसे समन शुल्क वसूलने की बात करी गई थी, यानी कि जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है वो इक्वल जितने लोग हैं वो सबके बराबर हिस्से में बांट दिया गया कि भाई संपत्ति का नुकसान आप जमा करेंगे। लेकिन अगर सीधे तौर पर ये बिना कानून के पास नहीं हो सकता था, इसके लिए आज विधानसभा में एक विधेयक लाया गया और यह विधेयक पास हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है दंगों में, तो जो भी दंगाई होंगे, जिनकी पहचान होगी, उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। जी पुनीत, जिस तरीके से जब सीए का विरोध हो रहा था, नागरिकता कानून का जब विरोध हो रहा था, तो तमाम जगहों पर काफी दंगे देखने को मिले थे, लेकिन यूपी सरकार ने साफ कर दिया था उस वक्त भी जिस तरीके से उनसे वसूली की गई थी। तो अब जो रोड़ा कहीं ना कहीं उस वक्त जो बीच में आ रहा था, मामला कोर्ट में भी चला गया था कि सार्वजनिक तरीके से ऐसे फोटो नहीं लगाई जा सकती, तो इसी को लेकर के अब ये विधेयक पेश किया गया। तो इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? क्या दंगाइयों को सार्वजनिक अब किया जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पे दंगाई जो थे, जिनकी पहचान हो गई थी, उनकी फोटो पहले ही लगाई गई थी, पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट चले गए थे क्योंकि विधेयक नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था। अब उसमें संशोधन करते हुए कानून बनाया गया, एक विधेयक पास कराया गया है और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं कोर्ट जाने के जो रास्ते हैं वो भी लोगों के पास बंद हो जाएंगे। इसको लेकर के आपको सीधे तौर पर बता दूं कि मेरठ में, लखनऊ में एक ऐसा विधेयक का कार्यालय बनाया जाएगा, एक ऐसे कोर्ट बनाई जाएगी जहाँ पे ऐसे मामले जाएंगे और
अगर वहां से जो भी जिसके ऊपर भी आरोप है, जो भी दंगाई है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने आगजनी करी है, उसने सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अगर वो वहां से केस हारता है तो उसके बाद वो किसी कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा भी इस विधेयक में एक नियम बनाया गया है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार बहुत सख्त है और जो नुकसान हुआ, जो आगजनी हुई, चाहे वो हम राजधानी लखनऊ की बात करें या शामली की बात करें या सहारनपुर की बात करें, कई ऐसे जिले थे जहां पर आगजनी तोड़फोड़ हुई, अगर इस तरीके की कोई घटनाएं अब करता है तो सीधे तौर पर सरकार विधेयक लेकर आई है और कहीं ना कहीं मेरठ, लखनऊ, इसके अलावा जो कोर्ट बनाई गई है, आपका मामला सीधे तौर पर वहां जाएगा। अगर आप वहां से हारते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको भरपाई करनी होगी या फिर सजा भुगतनी होगी। सीधे तौर पर विधेयक ला करके सरकार अपनी मंशा क्लियर कर देना चाहती है कि इस तरीके की दंगाई अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहने चाहिए। इस तरीके का दंगा जो करेंगे, जो सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। जी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो उत्पात मचाते थे, कहीं ना कहीं अब उन पर ये बड़ी कार्रवाई है, ये एक बड़ा जो विधेयक है, अगर ये विधेयक पास होता है तो ये कहीं ना कहीं अब उनके लिए बड़ा झटका होगा। जो विरोध के नाम पर उत्पात मचाते थे, दंगा फसाद करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, पत्रकारों पर भी हमला किया जाता था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधेयक पास हुआ है, कहीं ना कहीं जो दंगे का रूप दे देते थे, किसी भी भीड़ को दंगे का रूप दे दिया या किसी भी आंदोलन को दंगे का रूप दे दिया, उनके लिए एक सख्त मैसेज है। लखनऊ में जिस तरीके से सीएए और आरसी को लेकर के बवाल हुआ था और मीडिया की कई गाड़ियां फूकी गई थी, इसके साथ ही पुलिस कर्मियों की गाड़ियां फूकी गई थी, पार्क की रेलिंग तोड़ी गई थी, पार्कों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिन लोगों के चेहरे क्लियर हुए थे, एक पुलिस चौकी है वहां पर भी आगजनी करी गई थी, उन फुटेज के माध्यम से उनके पोस्टर लगाए थे और सीधे तौर पर जुर्माना उन पर साबित किया था कि इनको इतना जुर्माने की भरपाई करनी होगी। लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था, विपक्ष कह रहा था कि इस तरीके का कोई विधेयक नहीं, इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि आप किसी की भी फोटो सार्वजनिक कर दे। अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक विधेयक लाया गया है और जो लोग भी भीड़ को एक दंगे का रूप देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक सख्त मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगाइयों की पहचान होती है तो उनसे कहीं ना कहीं भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार करवाने में सक्षम है। जी पुनीत, जिस तरीके से उपद्रवियों को एक सख्त संदेश दिया है कि अब आप विरोध के नाम पर दंगा नहीं कर सकते, तो ऐसे में पुलिस को इस कानून से कितनी बड़ी राहत मिल सकती है? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो भी दंगे के केस होते थे, जब ये मामला कोर्ट में जाता था तो पुलिस ये साबित नहीं कर पाती थी कि इन्हीं लोगों ने दंगा किया है, क्योंकि दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज होती थी। हालांकि उनके पास भी तमाम तरीके की दलीलें होती थी, उनके ओर से जो वकील होते थे वो तमाम दलीलें पेश करते थे और भीड़ में किसी को आप अगर आग लगाते हुए किसी की फुटेज क्लियर है तब तो वो दोषी है, लेकिन अगर भीड़ में से किसी को चुना जाता था तो सीधे तौर पर वो कोई ना कोई बहाने कर देता था कि मैं वहां पर मौजूद था या मैं वहां से जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से विधेयक लाया गया है और किसी की भी सीसीटीवी फुटेज ऐसी आती है कि वो उस दंगे में शामिल था, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार उसकी पहचान करती है तो सीधे तौर पर उसको भरपाई करनी होगी। इससे पुलिस को खासा बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दल थे जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते थे। जब पोस्टर लगाए गए तभी सवाल उठाए थे, लेकिन अब जब विधेयक पास हुआ है और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं उन दंगाइयों को भी सोचना होगा जो भीड़ को दंगे का रूप देते थे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते थे। उत्तर प्रदेश में ये सब चलने वाला नहीं है, सरकार ने एक साफ मैसेज दे दिया है। जी, हालांकि इससे पहले भी हमने पुनीत मोहन ये देखा है कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही संवेदनशील राज्य माना गया है इस मामले में कि दंगे फसाद वहां पर बहुत ज़्यादा होते हैं और नुकसान होता था, लेकिन योगी सरकार में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि यूपी में इस तरीके का नुकसान हुआ हो। लेकिन अब ये सख्त संदेश दे दिया गया है, जिस तरीके से ये विधेयक पेश किया गया है, तो ऐसे में क्या ये देखा जाए, क्या ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इस तरीके के दंगे फसाद अब बहुत ही कम होंगे या ना के बराबर होंगे? देखिए, सीधे तौर पर विरोध करना, प्रदर्शन करना ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन को दंगे का रूप जो लोग दे देते थे, भीड़ में लोगों को भड़का करके, भीड़ के बीच में घुस करके लोगों को भड़का करके विरोध प्रदर्शन को दंगे का रूप देते थे। अब सीधे तौर पर उनको सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार खासा एक्शन मूड में है। तो अगर हम दंगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में भी खासा दंगे हुए हैं, लेकिन इस बार जहां दंगों की संख्या कम थी, लेकिन सीएए और एनआरसी का जो विरोध प्रदर्शन था उसने ऐसा उग्रूप लिया कि उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे भारत में थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगे फसाद यही हुए थे, आगजनी की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार सख्त मूड में है और एक सख्त सा क्लियर सा मैसेज है कि अगर आपकी पहचान हुई दंगा करते, अगर आपकी दंगे में आप शामिल हैं, आपकी पहचान हो गई, तो कहीं ना कहीं सरकार आपसे भरपाई करवाएगी। इसके लिए विधेयक भी ला दिया गया, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट
कोर्ट टाइप की भी बनाई जा रही है, जिसे जो मेरठ में और लखनऊ में बनाए जाने की जिसकी सूचना प्राप्त हो रही है, और वहां पर आपका केस चलेगा। अगर आप वहां से केस हारते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप किसी कोर्ट में भी अप्लाई नहीं कर सकते। सरकार का साफ मैसेज है कि अगर किसी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया, अगर किसी पुलिसकर्मी को चोटिल किया, अगर आपने प्राइवेट या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक सख्त कार्रवाई करेगी। जी पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी बीच हमारे साथ सचिन रावत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। लगता है संपर्क छूट गया है। तो ये एक बड़ा अहम विधेयक पेश किया है यूपी सरकार ने। जिस तरीके से दंगे फसाद होते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था और कई निजी संपत्तियों को भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता था। बसों को आग लगा दी जाती थी, सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जाती थी, आग लगा दी जाती थी, सिनेमा घरों में आग लगा दी जाती थी, और जिस तरीके से निजी संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान होता था। और कुछ राजनीतिक दल भी, अपने जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते थे, वो भी इस तरीके के दंगे फसादों में शामिल हुआ करते थे। तो ऐसे में अब किसी की भी खैर नहीं है। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी दंगा फसाद करेगा, सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी भरपाई भी उसी को करनी पड़ेगी। योगी सरकार ने ये सख्त संदेश अब दे दिया है। सचिन रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सचिन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी सचिन जी, किस तरीके से देखते हैं जो ये कानून अब बनाया गया है, यूपी सरकार ने ये जो कानून पास किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से पहले दंगे फसाद होते थे विरोध प्रदर्शनों के नाम पर और काफी नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होता था, तो अब वो उपद्रवी, वो दंगाई ही इसकी भरपाई भी करेंगे। देखिए, आपने देखा है हितेन जी, जिस प्रकार पहले भी प्रदर्शन होते थे, लेकिन उसका रवैया उग्र अगर हो जाता था और सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता था, तो ये गलत है और मैं इसका समर्थन भी नहीं करता। लेकिन विपक्ष की अगर आवाज, अगर कोई भी बुलंद कर रहा है, वो अगर छात्र हैं, नौजवान हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी अगर बुलंद कर रहा है अगर शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसके लिए सरकार को इसमें भी संशोधन करने की जरूरत है कि आप किसी भी अपना कोई भी ऐसा कोई भी नियम वो लागू नहीं कर सकते हैं। जहां तक दंगा भड़काने की बात है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? इनके तमाम नेताओं के पास कितने दंगे भड़काने के मामले हैं? अगर संपत्ति की कुर्की करनी है, अगर सारी चीजें करनी है, तो उन पे भी लागू होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि विपक्ष पे ही लागू हो, ये अगर सत्ता पक्ष के लोग भी करें तो उनपे भी लागू होने के साथ साथ उनको भी सजा होनी चाहिए। और जहां तक देखिए, आपने देखा होगा कि 2017 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है। जैसे सीए एनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे, विरोध करने वालों को भी उन लोगों ने दंगाइयों की लिस्ट में ला करके उनके जो संपत्ति है उसको जब्त करने का काम किया। सचिन जी, जिनकी सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिखाई दिए हैं, पुलिस पर हमला करते हुए, पत्रकारों पर हमला करते हुए, उनकी गाड़ियों पर हमला करते हुए, बसों को जलाते हुए, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करते हुए, उन्हीं की फोटो को सार्वजनिक किया गया था। नहीं, देखिए, जैसे एस दारोपुरी साहब की मैं बात बता रहा हूँ, रिटायर्ड आईपीएस हैं, एक हमारी पार्टी की प्रवक्ता रही हैं सदफ जाफर जी, और 2-3 और एक्टिविस्ट रहे हैं जो वहां मौजूद भी नहीं थे, उनकी भी लिस्टिंग की गई और उनकी भी आज संपत्ति कुर्की का आदेश सरकार ने दे दिया। ये किस एंगल से इन्होंने दिया? तो कहीं ना कहीं सरकार को, ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन पे भी ये लोग लगाम लगाने के साथ साथ उनको भी उनकी संपत्ति कुर्की करने की आदेश इन लोगों ने दे दिया। तो क्या समझा जाए? क्या सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, विपक्ष आवाज ना उठाए? अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, लोग सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो सरकार मानी रवैया अपनाएगी और लोकतंत्र के जो मुहिम है उसको लगातार खत्म करती हुई जाएगी। जी, क्या इसमें इस कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान है जो विपक्ष को आवाज उठाने से मना करता हो, प्रदर्शन करने से मना करता हो? देखिए, मैंने वही पहली लाइन में मैंने यही कहा था कि अगर ये कार्रवाई हो रही है, अगर सरकारी जो संपत्ति, अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पे अगर कोई भी जो आपने अमेंडमेंट एक्ट बनाया उस पे लागू करे। लेकिन अगर विपक्ष अगर शांतिपूर्ण तरीके से, अगर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से धरना करता है, धरने के साथ साथ सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस पे किसी प्रकार का ना कोई ऐसा मुकदमा, ना कोई ऐसा एक्ट लगाना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ पत्रकार साथियों ने सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो उनपे देशद्रोह लगा दिया, उनपे राजद्रोह लगा दिया। तो ये
सचिन जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं लेकिन दंगे फसादों में शामिल नहीं होते हैं, उन पर भी इस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राशिद सिद्दीकी, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, किस तरीके से देखते हैं इस कानून को जो अब विधेयक पेश किया गया है, उसके तहत क्या उसका जो मिसयूज है वो भी कर सकती है सरकार? हाँ जी बिल्कुल, अगर साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधायक लाकर इन्होंने जो हिंसक में जो काफी जो नुकसान होते हैं, जो सामानों को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं, जिस तरह के हिंसा के दौरान काफी जो सरकार की संपत्ति है उस पर नुकसान होता है, जो आम पब्लिक है उनका नुकसान होता है, इसको लेकर आज एक विधायक नीति इन्होंने जरूर लाया है लखनऊ और मेरठ में इसको लेकर, क्योंकि अभी पिछली बार अगर हम हिंसा प्रदर्शन की बात करें, जिस तरह से एनआरसी और सीओ को लेकर 19 तारीख को जो दंगा हुआ था, उसके दौरान जो हिंसा प्रदर्शन हुआ था, उसके चलते लगातार जो मुख्यमंत्री के जो तेवर थे, लगातार जो हिंसाइयों के ऊपर जो जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया था, जिस तरह से कई लोगों की जो है दुकानें यहाँ पर सील भी की गई थी, तो इस तरह में तमाम तरह के सवाल भी सरकार के ऊपर उठ रहे थे। उसी सबको देखते हुए, क्योंकि विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर थी, तो आज इस तरह से आज विधायक नीति लाए हैं। विधायक नीति लाने के बाद एक तरफ से इन्होंने उपद्रवियों को एक सख्त निर्देश देने की कोशिश किया है कि इस तरह का प्रदर्शन के दौरान इस तरह का जो हिंसा होता है, हिंसा के दौरान जो इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी भरपाई आपको दंगाई खुद भरना होगा। तो शायद हो सकता है कि दंगाइयों के मन में एक डर बैठ जाए और शायद अब जो हिंसा के दौरान हो सकता है कि अब वो सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, सरकारी बसों को नुकसान न पहुंचाएं, लोगों की राह चलती जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ होती है वो न करे। तो शायद यही एक कड़ा मैसेज, एक संदेश देना चाह रही होगी सरकार। जी, कड़ा संदेश जरूर देना चाहती है, लेकिन विपक्ष की जो आशंका है कि जो लोग दंगे फसाद में शामिल भी नहीं होते उन पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी भी वसूली करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। तो ऐसी जो आशंका है, ऐसा जो डर है विपक्ष में, तो क्या ये कानून विपक्ष की आवाज दबाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा सरकार के लिए? क्या विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए हितेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर लगातार हिंसा के बाद से जिस तरह से लगातार लोग जो है सरकार ने जो उपलब्धि है उनके ऊपर लगातार जो जुर्माना शुल्क है या उनकी दुकानें सील करने का जो प्रोसेस है लगातार वो चला रहे थे, इसको लेकर लगातार आवाज उठा रही थी। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से हल्ला बोल है कि कई ऐसे जो नेता हैं, कई ऐसे मुस्लिम जो नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं से इस तरह का जो विधायक जो नीति लाए हैं, तो कहीं ना कहीं से एक समुदाय को टारगेट करने का है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उपद्रव हुए। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी, उससे काफी सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन कोई नीति नहीं आई, ना ही तो कोई लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस तरह के हमलावर, इस तरह के सवाल लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनआरसी के दौरान जो हिंसा हुआ है उसके बाद से ही सरकार इस तरह के जो विधायक नीति लाने का प्रयास कर रही थी और उनको ही एक टारगेट बनाकर उनसे ही जुर्माना वसूलने की बात कर रही थी। लेकिन इन सब चीजों को लेकर कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो भी अध्यक्ष अजय कुमार, उनका भी साफ तौर पर जो बयान है, प्रियंका गांधी ने भी इसका लेकर ट्वीट कर दिया है, मायावती का भी ट्वीट आ चुका है। तो लगातार जो सरकार को घेरने का जो काम कर रही विपक्ष, लगातार इस बिल को लेकर लगातार घेरने का काम कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो ये जो बिल आया है कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट बनाने के लिए तो नहीं आया, क्योंकि इससे कई बेकसूर हैं, जो जिस तरह की जो उपद्रव में शामिल नहीं रहते हैं, उनके ऊपर भी अच्छा खासा निशाना बनाया जा सकता है। जिस तरह से अगर हम लखनऊ की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से यहाँ पर 19 तारीख को जो दंगा हुआ था, दंगा के बाद कुछ ऐसे चेहरे भले से बैनर में लाए गए थे जो दंगा में उपद्रव में मौजूद नहीं थे, जैसे कि दारापुरी एक रिटायर IPS अधिकारी हैं, वो थी सदर जाफर, एक कांग्रेस की बड़ी नेता थी, वो भी दंगा गवाले थी, अपने घर पे मौजूद थी। तो इस तरह में तमाम लोगों को बिल्कुल राशिद, यही एक डर है विपक्ष में। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जिस तरीके से अब यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है ऐसे दंगाइयों को, उपद्रवियों को, कि जो भी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी भरपाई भी उसी को करनी होगी। अब वसूली ऐसे लोगों से आसान हो गई है, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये डर है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग भी योगी सरकार कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतती है और किस तरीके से विपक्ष के तमाम दावों को, तमाम आशंकाओं को खारिज किया जाता है। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर।
कोविड-19 महामारी ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9000 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, 7000 ਬੈੱਡਸ, ਮਾਸਕ, PPE ਕਿਟਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 398 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 725 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 128 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਲਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सदन में विपक्ष का हंगामा। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई जारी रही, जहां पर सत्र के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के बाहर और भीतर हंगामा किया गया। इस सबके बीच सरकार के लोगों ने अपनी बात भी रखी और आज विधानसभा परिसर में कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेसी विधायकों के साथ परिसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए और उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। सभी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तख्तियों में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त है, यूरिया की कालाबाजारी बंद करो, गन्ना मूल्य भुगतान करो और बुनकरों को पैकेज दो, नौजवानों को रोजगार दो जैसे स्लोगन लिखे गए और डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग भी की गई। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह ने यह कहा है कि सरकार खुद ही तय नहीं कर पा रही है कि किस रास्ते पर चलना है। वो बात करते हैं गांधी जी की और चलते हैं गोडसे के रास्ते पर। लेकिन विपक्ष पर अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने भी जमकर कटाक्ष किए और एक बार नहीं कई बार अलग अलग पार्टियों के नेताओं को सीधा निशाने पर लेते हुए उन्होंने कटाक्ष किया और अपनी बात को रखा। तो लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है यूपी सरकार के खिलाफ और तमाम आरोप लगाए हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त का भी आरोप लगाया गया है, यूपी में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है, इस तरीके के तमाम आरोप योगी सरकार पर लगाए गए। लेकिन हंगामा चलता रहा एक तरफ विपक्ष का और दूसरी तरफ यूपी विधानसभा की कार्रवाई चलती रही और सीएम योगी समेत सरकार के लोगों ने अपनी बात को, अपने संबोधन को रखा और जो तमाम अहम जो विधेयक पेश किए जाने थे वो किए गए। तो लगातार हंगामा चलता रहा। हालांकि अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई और इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, लगातार नारेबाजी भी की गई। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी जब विरोध करने पर आए विपक्ष के नेता तो वेल में जा पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। और इसके अलावा बाहर भी बैठ करके जब कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और तमाम
सरकार को घेरने की कोशिश की गई, नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी आपस में बैठक भी हुई और बैठक में रणनीति बनाई गई थी विधानसभा की कार्रवाई से पहले किस तरीके से सरकार को घेरना है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानमंडल की जो कार्रवाई है वो जारी रही और इस दौरान विपक्ष ने तमाम बातों को लेकर के हंगामा किया, अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार से मांग की। कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया गया और इसके अलावा जिस तरीके से यूरिया की कालाबाजारी चल रही है उस पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। गन्ना मूल्य का भुगतान करने की भी बात कही गई है और बुनकरों को पैकेज देने की मांग की गई है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई और डॉक्टर कफील का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। उन पर रासुका भी लगाई गई है। भड़काऊ बयान देने का आरोप डॉक्टर कफील पर है। इससे पहले वो गोरखपुर में मेडिकल के मामले को लेकर के भी चर्चा में आए थे, लेकिन उसके बाद वो रिहा हो गए थे जेल से। और उसके बाद जब नागरिकता कानून का विरोध चल रहा था पूरे देश भर में, तो उस दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप और उन पर रासुका लगाई गई है। वो फिलहाल जेल में है और उनकी भी रिहाई की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में तमाम आरोप समाजवादी पार्टी ने भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहना है कि वो बात गांधीवादी करते हैं और गांधी जी के रास्तों पर चलने की बातें कहते हैं, लेकिन जो काम करते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं, वो रास्ता गोडसे का है। जिस तरीके से अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार सतर्क नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार मर्डर, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और इसी को लेकर के यूपी में जंगल राज चरम पर है। इस तरीके के आरोप, लूटपाट सरकार कर रही है कोरोना की आड़ में, इस तरीके के भी आरोप लगाए गए हैं। लेकिन वहीं यूपी सरकार ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और उन्होंने तमाम आरोप लगाए। कोरोना काल में विपक्ष पर साथ ना देने का आरोप भी लगाया गया। खासतौर पर कांग्रेस पर वो जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमाम तरीके से राजनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई और बसों की जगह स्कूटर के नंबर दे दिए गए, तो इस तरीके से दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। पार्टी और बसपा ने भी इस पूरे मामले में विरोध जताया है। हालांकि बसपा के विधायकों ने वॉकआउट भी कर दिया था विधानसभा से और इसी तरीके से कांग्रेस के जो विधायक थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गले में तख्ती डालकर और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने भी अपने गले में तख्ती डाली और यूपी सरकार पर तमाम सवाल उठाए गए। और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया है और विरोध में ये कहा गया है कि जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है, जिस रास्ते पर यूपी सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, वो रास्ता गांधी जी का नहीं है, वो गोडसे का रास्ता है। और ये लोग बात करते हैं गांधी जी के रास्ते पर चलने की, लेकिन तमाम दावे इनके विफल होते हैं, तमाम बातें इनकी विफल होती हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम मांग की गई है। जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें रोजगार देने की मांग की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए जो गन्ने का भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसकी भी मांग की गई है कि गन्ने का भुगतान किया जाए। और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही हमले की बात हो या फिर
लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले हों, रेप के मामले हों, लूटपाट के मामले हों, तमाम ऐसे मामलों को लेकर के जो फिलहाल सुर्खियों में आते हैं, देखने को मिल रहे हैं। तमाम तरीके के अपराध जो हैं वो बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी को लेकर के तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से यूपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। यूपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज नहीं है, जंगल का राज है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो कार्रवाई रही वो काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहा है, और फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए यूपी विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है सरकार पर और सरकार को घेरने की कोशिश की है, और वहीं सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर कटाक्ष किया है विपक्ष पर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंकी अलर्ट, दिल्ली और यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है। पकड़े गए आतंकवादी ने पुलिस की पूछताछ में सनसनीखेज कई खुलासे भी किए हैं। आतंकवादियों की अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर बड़ा आतंकी हमला करने की योजना थी। पकड़े गए आतंकवादी ने यह बताया है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी में पिछले साल हुई हिंसा में उपद्रवियों से वसूली संपत्तियों की कुर्की के नए कानून बनाने को लेकर के भी बदला लेने की तैयारी थी। इसके अलावा यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के 47 अपराधियों का भी बदला लेने की आतंकवादियों ने तैयारी की थी। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस और आतंकी के बीच कुछ राउंड फायरिंग भी हुई थी। आतंकी के पास 2 IED और 1 पिस्टल मिले हैं। IED को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की फिराक में था। यूसुफ कई इलाकों में रेकी कर चुका था। पुलिस ने धोला कुआं और करोल बाग के बीच बुद्धा जयंती पार्क के पास शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे आतंकी को गिरफ्तार किया है। वो बाइक पर था। बुद्धा जयंती पार्क के आसपास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो तैनात किए गए हैं। NSG और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड IED विस्फोटक के कंटेंट की जांच करेंगे। यूसुफ से स्पेशल सेल के ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान दूसरा आतंकी फरार हो गया। उसके तलाश में पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। आतंकियों की मदद करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है। उधर सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को पंजाब के तरनतारन जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भिखीविंड सब डिवीजन के दलगांव के पास ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि BSF की 103 बटालियन ने पंजाब के तरनतारन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद BSF जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भारत नेपाल सीमा से आतंकी घुसपैठ की साजिश करने की सूचना मिली है। यूपी ATS ने खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।
5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद लखनऊ के पत्रकारों के मोबाइल पर लगातार 3 दिन तक तबाह करने की धमकी दी गई। शनिवार सुबह दिल्ली में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी आईईडी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के तरनतारन में 5 घुसपैठिए मारे गए हैं, लेकिन आतंकी खतरा देश पर अभी भी बरकरार है, इसीलिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ANB न्यूज। लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में भेजा जा रहा है और देश को दहलाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ऐसे में हमारे देश के सुरक्षा बल जो हैं वो भी काफ़ी सतर्क हैं और समय रहते ही कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके से तरन में 5 घुसपैठियों को मारा गया है और दिल्ली में एक आतंकवादी को पकड़ा गया है, हालांकि एक आतंकवादी वहां से फरार बताया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट अभी भी बरकरार है। और जिस तरीके से दिल्ली में रह रहे आतंकी ने ये जानकारी दी है, ये सनसनीखेज खुलासा किया है कि वो अयोध्या में एक बड़ा हमला करने वाले थे और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि वो खुद ही ये हमला करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट अभी भी बना हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि देर रात ये कह सकते हैं करोल बाग और कह सकते हैं ढोलकपुर जो एरिया है उसके अंदर उस बीच रोड पर एक एनकाउंटर होता है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि 2 आतंकी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उनको ही करने के लिए या फिर उनको कैसे सीधे कहें तो एनकाउंटर करने के लिए ही दिल्ली पुलिस पहुंची थी। मगर कहीं ना कहीं जो देर रात से सुबह तक एनकाउंटर चला है और उसके अंदर एक आतंकी को पकड़ लिया गया और दूसरा आतंकी फरार हो गया पुलिस की पकड़ से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से आतंकी भाग गया, यानी कि कह सकते हैं जो उनकी चुंगल से निकल गया, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस आतंकी को पकड़ा गया, यानी कि जो कह सकते हैं यूसुफ नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके पास से काफी असला वगैरह बरामद हुआ था और कहीं ना कहीं उसके साथ 2 आइडिया भी बरामद हुई है और उसके साथ कह सकते हैं हथियार भी थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो कह सकते हैं डीसीपी जो है प्रमोद सिंह कुशवाहा, उन्होंने बताया कि इसके लिए एज ए अरेस्टिंग करने के लिए इसको लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लगा, क्योंकि इसको काफी टाइम से ट्रैक किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से ये अरेस्ट हो। मगर कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है कि डीसीपी जी ने कहा है कि जिस तरीके से उसको ट्रैक किया गया था और इसकी छानबीन की गई थी और इसके बाद से एक बाइक भी बरामद हुई है। मगर बाइक की जो जानकारी मिल पा रही है कि शायद वो बाइक चोरी की हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं डीसीपी ने अभी उनका कह सकते हैं कि अभी अरेस्टिंग ली गई है, 8 दिन की अरेस्टिंग ली गई है। देखना होगा सारी जानकारी क्या निकल के आ पाती है। मगर कहीं ना कहीं ये अयोध्या मैटर से जुड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल अयोध्या से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जानकारी मिल पा रही है कि राम मंदिर को कहीं ना कहीं जो वहां पर जो शिलान्यास किया गया है उसके बाद से एक बड़ा आतंकी हमला करने की खुफिया सूचना जो है वो मिल पा रही है, तो ऐसे में किस तरीके के सुरक्षा के जो है वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए हितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में ISI जब गिरफ्तार किया गया है तो अयोध्या को मेन केंद्र बनाया गया था, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और जिस तरीके से अयोध्या की पूरा बॉर्डर है, बॉर्डर पर पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है और जो एंट्री कर रहे हैं बाहर से उनके भी कार्ड को चेक किया जा रहा है। जी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या वहां पर कहीं आसपास कोई आतंकी ठहरा हुआ है? इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए हितेंद्र, मैं सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो SSP हैं प्रदीप कुमार, जब से ये पता चला कि ISI दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और एक को नहीं गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्र तक भी जो है पूरी तरीके से पुलिस अपने अलर्ट पर लगी है और लोगों को चेक किया जा रहा है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है बाहर से आने वाली। जी राजीव तिवारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो आरोपी फरार हो गया था, जो आतंकी फरार हो गया था, कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत उससे पैदा हो सकती है अगर उसको जल्द ही नहीं गिरफ्तार किया गया, तो उसके बारे में क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? कितनी टीमें उसके पीछे लगा दी गई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो ये व्यक्ति पकड़ा गया, यानी कि यूसुफ जो पकड़ा गया, इसके लिए क्या सकते हैं बलरामपुर भी टीम जा चुकी है और टीम वो वहां पे ट्रैक कर रही है और यूपी पुलिस से कांटेक्ट करके सारी चीज मैनेज की
की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जो दूसरा व्यक्ति जो फरार हुआ है वो कहीं ना कहीं सिरदर्द बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तक कोशिश उसे पकड़ नहीं पाई है और जब तक सुबह से शाम तक का समय हो चुका है, लगभग 5 बज गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अरेस्टिंग बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस के लिए। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कोशिश जरूर कर रही है, मगर अभी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा, यानी कि दूसरा जो आतंकी है वो जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस के लिए काफी सिरदर्दी बनी रहेगी। क्योंकि जब तक दूसरा व्यक्ति के पास कितना असला है, कितना कह सकते हैं कितना बारूद वगैरह है, या फिर कहेंगे जो ब्लास्ट करने के चक्कर में, या फिर कह सकते हैं जो बाजारों के अंदर जानकारी मिलती है बाजारों के अंदर इन्होंने ब्लास्ट करना था, क्या उसके पास भी कोई हथियार है या फिर उसके पास भी कोई बारूद वगैरह है जिसको वो ब्लास्ट कर सकता है। मगर कहीं ना कहीं सिरदर्दी जरूर है दिल्ली पुलिस के लिए। मगर दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के जो जवान है वो अभी तक तैयार है और कोशिश ये की जा रही है, उसकी छानबीन भी की जा रही है कि हर तरीके से उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर किया जाएगा ताकि उसको मार गिराया जाए, वरना दिल्ली के लिए काफी सिरदर्दी बनी हुई है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि दिल्ली पुलिस के कांटेक्ट करके और इसको किसी भी तरीके से या तो अरेस्ट किया जाए या तो उसका एनकाउंटर किया जाए। जी राजीव, और उस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो आरोपी पकड़ा गया है, जो आतंकी पकड़ा गया है, उसने क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं? इस बारे में अगर कोई ताजा अपडेट देखिए बिल्कुल बता दें, जो डीसीपी हैं प्रमोद सिंह कुशवाहा, उन्होंने जानकारी जरूर दी है, मगर अभी जानकारी पूरी पुख्ता नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि अभी इससे हम जांच कर रहे हैं और इससे अभी और खुलासे होने की संभावना जरूर है। मगर हाँ, एक चीज इस पर गौर करने वाली बात है, जो इसके पास से यूसुफ जो व्यक्ति है, इसके पास से एक मोबाइल फोन मिला है और जिसके अंदर अफगानिस्तान से कॉन्टैक्ट जरूर हुआ है, और इसको जो इसने जो आईडी बनाई हुई थी, इसको खुद बाकायदा सिखाया गया था कि किस तरीके से आईडी बनाई जाती है, और इसने आईडी पहले यूज भी की हुई है, और कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान वगैरह भी जा चुका है, पाकिस्तान भी जा चुका है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस से मिल पा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है दूसरे आरोपी को पकड़ने की, या जाके सीधे सीधे कहें जो आतंकी है उसको अरेस्ट करने की। मगर इससे अभी यूसुफ से कितनी जानकारी और जुटानी है, ये अभी 8 दिन के जो रिमांड लिया गया उसके अंदर देखना होगा किस तरीके की जानकारी मिल पाती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, तब तक ये दूसरा व्यक्ति अरेस्ट नहीं होगा या फिर उसको एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए काफी बड़ी सिरदर्दी बनी रह सकती है। जी गौरव हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये खबर जब सामने आई कि एक आतंकवादी जो है दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है और उसकी योजना थी कि अयोध्या में वो आतंकी हमला करना चाहते थे, तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें क्या अफरा तफरी का माहौल है, क्या डर का माहौल है, या फिर सब कुछ सामान्य है वहां पर? जिस तरीके से हितेंद्र, हम बता दें कि जिस तरीके से ये सूचना मिली कि दिल्ली में आईएसआई का जो है वो गिरफ्तार हुआ है, तो जब पुलिस प्रशासन को देखा गया कि काफी अलर्ट नजर आ रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में भी ऐसा देखने को मिला है, एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद बनाकर लोगों को जो है सलाह दे रही है कि घरों में रहें, और जो कहीं कोई नहीं पहचान में आ रहे हैं उनको तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। जी, ताकि जनता जो है वो आसानी से अपना जो जीवन यापन है वो कर सके। तो इसके लिए क्या कुछ अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए हितेश, सबसे बड़ी बात है अयोध्या में जो है ना किसी दुकानों को बंद की गई। आज लॉकडाउन के चलते दुकान बंद है और कल भी बंद रहेगी। इससे कहीं ना कहीं अयोध्या में शांति व्यवस्था दिखाई पड़ रही है और पूरी तरीके से अयोध्या में पुलिस प्रशासन और पुलिस बल काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। जिस तरीके से दिल्ली में आतंकी पकड़ा गया है और अयोध्या में क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, हमारे संवाददाता ने हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई है। और जिस तरीके से आतंकवादी जो है एक फरार है, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी वो बन रहा है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक लगातार पुलिस उसके पीछे जो है वो तलाशी अभियान चला रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर कोरोना ग्रहण। गणेश चतुर्थी पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। महामारी को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध भी त्योहार को मनाने के लिए लगाए गए हैं। इस बीच मुंबई और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत तो हो गई है। हालांकि इस त्योहार पर इस साल पारंपरिक धूमधाम का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए तो कह रहे हैं कि गणेश चतुर्थी पर कोरोना का ग्रहण सा लगा हुआ है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जो चतुर्थी को शुरू होकर अनंत चतुर्थी के दिन समाप्त होता है। हालांकि कोरोना संकट के चलते इस साल गणेश उत्सव अलग रूप में मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव समारोह में मुंबई के लालबाग समेत पुणे और अन्य शहरों में हमेशा की तरह 15 फीट से अधिक वाली विशालकाय मूर्तियां नजर नहीं आई। साथ ही ज्यादातर जगहों पर भक्तों के लिए ऑनलाइन आरती, पूजा और दर्शनों की व्यवस्था की गई है। गणेश चतुर्थी पर कई लोग अपने घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश चतुर्थी पर रथ जगह गणेश भगवान के भजन, अखंड दीपक और पूजा पाठ चलता है। अनंत चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को विदाई दी जाती है। क्या है मान्यता? भगवान गणेश जी को बुद्धि, विवेक, धन धान्य, रिद्धि सिद्धि का कारक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को प्रसन्न करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना होती है। मान्यता है कि इसी दिन गौरी पुत्र श्री गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर में मंगल मूर्ति की स्थापना होती है। गणेश जी को बिठाने के बाद 10 दिन तक उनकी पूजा होती है। वहीं आज गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद को देखने पर मिथ्या दोष लगता है। जुलूस पर पाबंदी। कोरोना महामारी के बीच लोगों से सरकार ने अपील की है कि गणेश उत्सव को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सादगी से मनाएं। भीड़ जुटाने से बचें। एक आधिकारिक बयान में मुस्लिम समुदाय से भी अनुरोध किया कि महीने के अंत में पड़ने वाले मुहर्रम के दौरान भीड़-भाड़ से बचें। सरकार ने गणेश उत्सव आयोजन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने से पहले और विसर्जन के दौरान जुलूस निकाले जाने पर पाबंदी है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस साल सार्वजनिक मंडल में 4 फीट और घर में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी मंडलों को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की तर्ज पर ही मंडप स्थापित करने होंगे। गणपति का त्योहार हुआ फीका। कुल मिलाकर इस बार गणपति का त्योहार फीका फीका सा महसूस हो रहा है। जहां हर बार इस त्योहार की विशेष धूम देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार तमाम तरह की पाबंदियां और भक्तों को एकजुट होने की भी इजाजत नहीं। साथ ही सादगी से इस त्योहार को मनाए जाने की अपील की गई है। ऐसे में भक्तों में थोड़ी निराशा भी है, लेकिन कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों की पालना भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो जिस तरीके से गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना ग्रहण लगा है, ना ही तो गणपति की जो मूर्तियां बिकती थी इस दौरान वो बिक पाई हैं और ना ही भक्तों में कोई खुशी का ज़्यादा माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ और ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता था, इसकी एक अलग ही जो पारंपरिक धूमधाम है, जो पारंपरिक तरीके से जब इस त्यौहार को मनाया जाता था तो बड़े ही शोर शराबे के साथ जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जैसे हर त्यौहार पर ग्रहण लगा है, वैसे ही गणेश चतुर्थी पर भी कोरोना का ग्रहण जो है वो देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सार्वजनिक पंडालों को लगाने पर भी पाबंदी है।
और जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो मूर्तियां रखी जाती थी पहले पंडालों में, वो इस बार नहीं रखी जाएंगी। अधिकतम 4 फीट की मूर्ति जो है वो रखी जा सकती है और अपने घरों में 2 फीट की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से गणेश चतुर्थी की जो एक पहचान थी, बड़े हर्षोल्लास के साथ एकजुट होकर के भक्त श्रद्धालु जो हैं वो गणपति बापा की पूजा अर्चना जो है वो करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही वो इस त्योहार को मनाएं। इस त्योहार को ही नहीं बल्कि इस बार हर त्योहार पर ही लोगों से अपील की गई है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और इसी वजह से इस बार हर त्योहार का जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिस तरीके से पहले खुशी मनाई जाती थी, लोग सराबोर हो जाते थे, भक्ति में डूबे हुए दिखाई देते थे, नाचते थे, मंडलियाँ जो हैं वो भजन कीर्तन होते थे। लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना का ग्रहण जो है वो लगा हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है, तो ऐसे में इस बार इस उत्सव को लेकर के कोई भी इस तरीके की खुशी आम लोगों में देखने को नहीं मिली है, गणपति बापा के भक्तों में देखने को नहीं मिली है। विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है गणपति भगवान को, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने अपने घरों में गणपति की मूर्ति को स्थापित किया है और ये मांग की है भगवान से कि इस बार हमें कोरोना से मुक्ति मिले। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मुंबई में? जिस तरीके से हर साल वहां पर हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो मनाया जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो रंग है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है गणेश चतुर्थी का। सत्यप्रकाश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सत्यप्रकाश जी, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना का जो ग्रहण लगा है उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि मुंबई से पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, लेकिन जिस तरह से पहले गणपति बप्पा का आगमन होता था, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, इस बार दिखाई नहीं दे रहा। उसका महत्व रीजन ये है कि इस बार कोरोना काल ने सबको बिल्कुल बंद कर दिया है, बिल्कुल पाबंदियों में बांध दिया है। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस ने लोगों को कोरोना काल में 5 लोगों की संख्या से ज्यादा बाहर नहीं निकलने या पंडाल में उपस्थित रहने के लिए एक प्रावधान बनाया है। उसके तहत अब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं जिस तरह से पहले गणपति बप्पा को लाने के लिए ढोल ताशे नगाड़े के साथ काफी दूर से लोग नाचते गाते आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप तमाम तस्वीरें भी देख सकते हैं कि मार्केट है जहां अक्सर इसी मैदान में बड़े गणपति का पंडाल लगता था, लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पंडाल सुना हुआ है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बांद्रा इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ी गणपति का जो आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं किया जाता। इससे साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में इस बार कोरोना के चलते गणपति बप्पा का जो स्वागत होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो बप्पा का स्वागत में दिक्कतें आ रही है, कहीं न कहीं उनके भक्तों में काफी नाराजगी इस बात को लेकर है। जी सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, क्या कुछ पाबंदियां भक्तों पर, श्रद्धालुओं पर लगाई गई है इस त्योहार को मनाने को लेकर? देखिए, जो गाइडलाइन बीएमसी ने बनाया है वो गाइडलाइन इस तरह है कि जब आप बड़े पंडाल लगाते हैं तो उसमें महज 4 फीट की गणपति को ही रख पाएंगे, और वहीं जब गणपति की आप गणपति रखेंगे तो महज 2 फीट की गणपति आप रख पाएंगे। दूसरी तस्वीरें आपको बता दें कि मुंबई के सबसे बड़े गणपति बप्पा जो लालबाग के राजा कहे जाते हैं, वहां पर अक्सर 20 से 25 फीट ऊंची जो है मूर्ति को विराजमान किया जाता था। लाखों लोग आते थे, लाखों का चढ़ावा चढ़ता था। लेकिन इस बार गणपति बप्पा की वहां भी सिर्फ 4 फीट की ही मूर्ति को रखा गया है। दूसरी खास बात यह है कि लालबाग के राजा में जो प्लाज्मा जो कोरोना से संक्रमित है उनको ठीक करने के लिए प्लाज्मा का जो डोनेशन किया जा रहा है, वही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को जीवन की रक्षा किया जा सकते है। तीसरी बात यह है कि जब आप विसर्जन करने जाएंगे तो गणपति बप्पा के विसर्जन में महज 5 लोगों की
जाने की अनुमति दी गई है। जी उसमें भी कायदा ये रखा गया है कि आपको मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड के साथ साथ रेगुलर आपको हाथ और लोगों को सैनिटाइज करना जरूरी है। गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहना है। इसके तहत ही आप कोई भी जो है कदम उठा सकते हैं, मतलब आप विसर्जन कर पाएंगे। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। तो जिस तरीके से गणेश चतुर्थी हर बार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का असर गणेश चतुर्थी पर भी देखने को मिला है और ये कोरोना का ग्रहण ही कहा जा सकता है, जो हर त्योहार को कहीं ना कहीं फीका साबित कर रहा है। और इस बार गणेश चतुर्थी पर भी इसका असर देखने को मिला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।